बहुत मन्नतों से मुझे बेटी पैदा हुई थी। मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम मोना था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी लक्ष्मी जी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने। हम लोग गरीब थे, फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसकी हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद वह एक पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी खोल सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में आती थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज़्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि कब तक तू घर नहीं आएगी बेटी? मैं परेशान रहूँगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे दो बेटे थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था वो बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी हर बात मानी जाती थी। वह भी उस उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती। ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना, अस्पताल में मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। मैंने क्या मसला है, लेकिन मैं बड़ी ज़िम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी लें। और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे भी बड़ा बिज़ी रहता है, लेकिन फिर भी वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। पर आज उसका फ़ोन नहीं आया तो मैं बड़ी परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल बैठने लगा, बिना जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया। पर उसकी एक दोस्त थी जिसने हमें बताया कि मोना की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली थी। वह जब हमारे घर आई तो उसका फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ मुझे एक सवाल का जवाब तो दे कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसको रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए? ये तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वाकई खो गई। मैंने कहा, मोना खाना खा ले। कहाँ खो गई है? देख आज तेरी पसंद का दाल चावल बनाया है। उसको ये खाना बहुत पसंद था और वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खो गई थी। जब मैं बार बार पूछा तो कहने लगी, माँ अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसको रोकना कि आपके अंदर ताकत भी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है? कहने लगी, कोई बात नहीं, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की कोई बात चल रही थी तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और फिर वह तो डॉक्टर बन रही थी। बस मैं चुप करके सुन लेती थी, लेकिन जब भी मुझसे कोई बात पूछती थी
तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से ही देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे। उसके लिए मैंने अपना ज़ेवर बेचा था और बड़ी मुश्किलों से उसकी फ़ीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी कि मुझे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब अच्छा तो है ना? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझ नहीं रही। वह रोज़ यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता है जैसे कि मुझे देखता है। दूर दूर से मुस्कुराता है, पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा, जब तक वह दूर दूर खड़ा है वह कुछ भी नहीं कर सकता, हम रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुझे कोई बात कहे तो उसका मुंह तोड़ देना। उसने कहा, ठीक है। और मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से ये सब कुछ देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर मोना ने कुछ कहा और फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर मुंह पर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और मोना अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, ये लड़का कौन था? मेरी बेटी को उससे क्या कहा? आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? कहने लगी, वो कोई बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा, क्या बुरा लड़का नहीं है? था तो फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा, जब मैं उसे थप्पड़ मार दिया मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा लड़का नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था। तब से उसने मुझे देखा था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वरना किसी और तरीके से भी कह सकता था, लेकिन उसने तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात की, मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात की? तो कहने लगी, उसने कहा था कि चाहे तो मुझे रोज़ एक थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज़ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा, क्योंकि जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात तो वही कर सकता है ना जो आपको सच्चा प्यार करता हो। मैंने कहा, तू भी कितनी मासूम है। तूने एक पल में ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है? जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होती हैं, इनको बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं। अगर इतना ही दम है उसमें तो उसको कह दे कि तेरे घर रिश्ता भेज दे। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर मोना कहने लगी कि ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे, और अगर उसने रिश्ता भेजा दिया तो क्या आप मान जाओगी? मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं मानूंगी, लेकिन अगर वह इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी कर देंगे। अब मोना रोज़ वहाँ से गुज़रती थी और वह पहले से ही खड़ा होता था। उसे कुछ
कहता नहीं था। कुछ ऐसा लगता था कि जैसे वो भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब भी वहाँ से गुजरती तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती और आजकल वह काफ़ी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी पहले वहाँ पर पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। और इसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था नहीं जो उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी, लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था। इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैं थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे से पता करवाया था। उसने कहा था कि इसका नाम श्याम है और ये सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैं कहीं ये भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उनकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन ये क्या करता है? मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की होगी, किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मोना अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैं भी ये सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू क्यों इतना सोच रही हो, ये तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तुम अपने कमरे में आकर बैठ जा, बाहर मत जाना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने तो बेटी कमरे में आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। किसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपकी सारी ज़िंदगी खराब हो सकती है। सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले मेरे ऐसे लोग थे जो मोना से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब से उनको पता चला था कि मोना डॉक्टर बन गई है तो वह करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हमारे छोटे से शहर से डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए थोड़ा फ़ायदा भी हुआ था क्योंकि मोना को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर कभी भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, क्योंकि फ़ीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेना पड़ते थे। ऐसे में मोना हम सब के लिए हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सब की किस्मत बदलने वाली थी। उसने भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे। उसने ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान बने, जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि मोना से बहुत ज़्यादा प्रेम करे। मोना बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि
माँ बात करनी है जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है। और मुझे समझ आ रहा था कि ये उस लड़के के बारे में बात करने वाली थी और मुझे ये कहने वाली थी कि शाम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझसे कहा कि माँ, मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपकी और पापा की और मेरे भाइयों की है वह किसी की भी नहीं है। और मैंने जो बात करनी है वो ये है। वह बोलने लगी कि उसकी अस्पताल से कॉल आ गई। जैसे ही उसकी अस्पताल से कॉल आई थी वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी कि हो सकता है कोई इंसान तकलीफ़ में हो, इसलिए मुझे बुला रहे हों, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुलाए रहे थे। शायद मेरी डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी कि एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बना कर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम वापस आ जाऊंगी। मैं उससे कहा कि अपना मोबाइल वगैरह साथ ले ले और फ़ोन को चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना भी खा लेना, हॉस्पिटल में खाना तो मिलता है। तो कहने लगी कि हाँ मिलता है। और घर से जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा था कि जो ज़रूरी बात मुझे करनी है वो मैं आपके साथ ही करूँगी, क्योंकि आराम से चलने वाली बात है। अपने काम पर चली गई और मैं अपने कामों पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फ़ोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया ना? मैंने उसको बताया कि हाँ खाना खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ, वह सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है और मैं सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। मोना सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म हो जाती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी, क्योंकि फिर वह शाम तक सोई थी। मैंने उसे कहा था कि आप ही मुझे जगा दे, मैं खाना निकाल कर दे दूँगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी मोना के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई। वहाँ तो यहाँ पर थी ही नहीं और कमरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देर हो गई। मैं बाहर गई तो आज वो लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई, क्या आज वह पीछे क्यों नहीं है? इस समय खड़ा होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि मोना वापस आती होगी। आज क्यों नहीं खड़ा है? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? मैं तो माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में तो
ऐसी ही बातें आती हैं कि मोना बीमार तो नहीं हो गई, कुछ और तो नहीं हो गया है। मुझे पूरा यकीन था कि मोना उसी के बारे में बात करने वाली थी और मैं अभी से ही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए, मोना नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब फ़ोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी और मैं भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय ख़त्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे भेज देना चाहिए। वह मुझे अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चाहे बस सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर, सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में देर कर ही देता है। मैं उसे कहती थी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो, बाकी सब को भगवान को अपना मुंह दिखाना है और तुम्हें अपना। पर वो कहती थी हाँ, लेकिन उसकी वजह से मेरे काम पर ही असर पड़ता है और तुम्हें अब से फ़ोन किया। मैं फिर से फ़ोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं उसके दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब इसके अलावा 2 मेरे पास और नंबर नहीं था। मैं उसको फ़ोन करती, फिर उसके दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा मोना कहाँ है, वह फ़ोन नहीं उठा रही। तो उसने कहा कि हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो? क्योंकि वो कहीं गायब हो गई है। मुझे लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसे कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में मोना कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वो कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मैंने कहा अच्छा, अस्पताल तो बहुत बड़ा था, एक दिन में पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज़ से परेशानी महसूस हुई, पता नहीं बात क्या थी। मैंने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया और कहा मोना से बात करवा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक मिली नहीं है और अभी ये बात कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हो गया? उसने मुझसे कहा आप जल्दी यहाँ आ जाएं। मैंने कहा पर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, सब ठीक तो है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा मोना मिल गई है। मैंने कहा अच्छा मिल गई है तो कैसी है, मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी बात नहीं करवा सकते, बस आप अस्पताल पहुँचे। समझ नहीं आया था कि वो रोते हुए कहने लगी अब बस आप आ जाइए आंटी। मैं अभी सो रही थी कि अगर ये लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे,
मैं घर से निकली, सामने शाम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों बेल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसका फ़ोन बंद हो गया था। फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अस्पताल पहुंची तो वहां पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती है। बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। ये सब कुछ तो सामान्य था, लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छिपाई जा रही है, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, पर मैं अभी अभी यहाँ आई थी। उसने मुझे तकरीबन अपनी सारी दोस्तों से और टीचर से और सीनियर डॉक्टरों से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा, तुम्हारे इस टाइम कहाँ होगी डॉक्टर मोना? तो उसने कहा, आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा शोर डाला हुआ था। पाँव रखते ही जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में अपनी चीज़ बांट रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी बात है जो ये सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे मोना की दोस्त ने देखा तो रोती हुई मेरे पास आई और कहा, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? मोना कहाँ है? तो उसने मुझे एक ही लाइन में बताया, मोना अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन ली थी और मेरे दिल तक ये बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। उसने कहा, आप हैं डॉक्टर मोना जी की मम्मी? उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? 20 लोग? मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने? वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत पूरी तरह ख़राब हो गई थी। मुझे बस दूर से मोना की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ से पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया था कि मोना की मम्मी आ गई है। उन लोगों को कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसकी कोई मरीज़ बुलाने के लिए आया था।
फिर हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, तलाश करते हुए, हमें नहीं मिली। और फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली, हमें लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता। और वह सब इस दुनिया में नहीं है, लगता है उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया, हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि आपकी बेटी ने लगता है अपने दोस्तों को बुलाया था और मोना खराब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारी बेटी के लिए खड़ा था। तब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे हमें ये पता चले कि हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें लिखा था कि डॉक्टर मोना ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी। वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है। वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दें, उसका बैग वगैरह दे दें। उन्होंने हमें सारी चीज़ वापस कर दी। उसकी चीज़ें ऐसी थीं जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें मोना का फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने राहुल का क्या करना था, जब खुद कह रहे थे कि आत्महत्या ही है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था। बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने शाम को भी नहीं देखा। क्या उसको पता नहीं था कि मोना के साथ क्या हुआ था। वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता था। लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उससे भी पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं नहीं जानती हूँ। एक तो मेरी जवान बेटी, जिसको मैंने मुश्किल से डॉक्टर बनाया, इस दुनिया से चली गई, और ये जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी, मैं पूरी रात रोती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी, इस दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता। एक माँ के लिए इंसाफ क्या हो सकता है। क्या मुझे मेरी बेटी को वापस ला के दे सकता है। 1 हफ्ता गुजर गया तो मोना की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे मोना की तरफ से
एक वीडियो मिला है। उसने कहा कि शायद मोना ने उस वक्त ये वीडियो भेजी थी, लेकिन मैं भी अभी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया, मेरे पास मोना की आखिरी वीडियो है। इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है। मैं अब तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी मोना को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये वीडियो उस पल की है जब वह सब लोग वहाँ से चले गए थे। मोना की कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी। उसने ये वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजी थी। शायद उसने इस अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत से बुरे काम हो रहे हैं। अस्पताल में थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना और रात से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं ज़िंदा नहीं बच सकूंगी। कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान नहीं होना और तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखना। आखिर में उसने कहा, मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम सब मेरे लिए बहुत ख़ास हो। जहाँ भी रहूँगी तुम सबको याद करती रहूँगी। मेरे लिए उदास मत होना। ये वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मोना की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ ना कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि शाम ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि मोना के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये खबर सुनकर हमें और भी ज़्यादा बुरा लगा। शाम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब उसे पता चला कि मोना इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है। उसने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई भी नहीं पहुंचा है। अब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानी मत सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए, मुझे तसल्ली दी, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन ब दिन गुज़रते जा रहे हैं और वह लोग जो इस सब के लिए ज़िम्मेदार हैं अभी तक पकड़े भी नहीं गए। आपको क्या लगता है कि मोना को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।